बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों में हेल्थ के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे बेड वेटिंग या बच्चों का बिस्तर पे पेशाब कर देना। इसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में नॉक्टर्नल इंजूरिस कहते हैं। बेड वेटिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर औक़ात ये वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है और ख़ुद बच्चों के लिए भी बाइस शर्मिंदगी बनता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेड वेटिंग क्या होती है, कितनी उम्र तक अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अपने पेशाब पे कंट्रोल हासिल कर सकेगा, और बेड वेटिंग की कितनी अक़साम हैं, बेड वेटिंग की वजूहात क्या होती हैं, वो कौन सी वजूहात या फैक्टर हैं जिनकी वजह से बच्चा अपने बिस्तर पे पेशाब कर देता है। और आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या ये अंदाज़ा लगाना मुमकिन है कि कोई बच्चा ये बेड वेटिंग करेगा या नहीं करेगा, और इसके बेड वेटिंग के लिए क्या टेस्ट कराने चाहिए और इस बीमारी से छुटकारा कैसे मुमकिन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेड वेटिंग क्या होती है। बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल इंजूरिस, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि एक बच्चा जब डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुज़र रहा होता है तो तकरीबन 2 साल की उम्र पे वो दिन के औकात में अपने पेशाब पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। इसी तरह जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो रात के औकात में भी वो अपने पेशाब पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। तकरीबन 80 से 90% बच्चे जब 5 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो वो अपने पेशाब पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा 5 साल की उम्र से ज़ायद अपने पेशाब पे कंट्रोल हासिल ना कर सके तो इसे हम बेड वेटिंग या नॉक्टर्नल इंजूरिस कहते हैं। नॉक्टर्नल इंजूरिस की 2 अक़साम हैं। एक को हम प्राइमरी नॉक्टर्नल इंजूरिस या बेड वेटिंग कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी नॉक्टर्नल इंजूरिस कहते हैं। जो प्राइमरी नॉक्टर्नल इंजूरिस होती है उसमें बच्चे ने अपनी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में कोई इस तरह का पीरियड नहीं आता कि वो अब बच्चा अपने पेशाब पे कंट्रोल हासिल कर सके, और ये आमतौर पर मरूसी होती है। और जो दूसरी टाइप है वो है सेकेंडरी नॉक्टर्नल इंजूरिस। इसमें यह होता है कि बच्चे की लाइफ में एक ख़ास पीरियड आता है, उस पीरियड के दौरान बच्चा अपने पेशाब पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वो बेड पे या बिस्तर पे पेशाब करना शुरू कर देता है। इसे हम सेकेंडरी नॉक्टर्नल इंजूरिस कहते हैं। अब ये देखते हैं कि बच्चे का बेड पे पेशाब करने की क्या वजूहात होती हैं। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी नॉक्टर्नल इंजूरिस जो है वो मौरूसी होती है, जबकि सेकेंडरी नॉक्टर्नल इंजूरिस बच्चे में मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। मिसाल के तौर पर यूरिन का इन्फेक्शन है तो उसमें पेशाब ज़्यादा बनता है, जिससे बेड वेटिंग का चांस भी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर बच्चे में शुगर है तो उसमें भी पेशाब ज़्यादा बनता है और उसमें भी बेड वेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सा बच्चा पेशाब बेड वेटिंग करेगा, बिस्तर पर पेशाब करेगा, या किस बच्चे में ये मसला नहीं होगा। इसमें एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि उस बच्चे की हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। अगर बच्चे के पेरेंट्स में से एक पेरेंट को अपने बचपन में ये प्रॉब्लम रहा हो, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम रहा हो, तो वो उस बच्चे में 40% चांस होते हैं कि वो भी बेड वेटिंग का शिकार हो सकता है। और अगर पेरेंट्स में से दोनों को अपने बचपन में ये प्रॉब्लम रहा हो तो बच्चे में ये चांसेस 80% यानी 80% तक चांस हो जाता है कि ये बच्चा भी बेड पे पेशाब करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा बार बार सोते वक्त बेड पे पेशाब कर दे तो उसके लिए क्या टेस्ट कराने चाहिए। तो जिस बच्चे में ये प्रॉब्लम हो और आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं तो आपका डॉक्टर ये चेक करेगा कि ये नॉक्टर्नल इंजूरिस या बेड वेटिंग प्राइमरी है या सेकेंडरी है, यानी कि किसी और डिज़ीज़ के साथ, किसी और बीमारी के साथ जुड़ी हुई है या मौरूसी है। तो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि इसके कुछ टेस्ट कराए जा सके। मिसाल के तौर पर यूरिन टेस्ट कराया जा सकता है, और इस तरह शुगर का टेस्ट भी कराया जा सकता है, या इस तरह अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि बेड वेटिंग से छुटकारा कैसे मुमकिन है। इसमें पेरेंट्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये है कि एक तो ये बेड वेटिंग या बच्चों का बिस्तर पर पेशाब कर देना कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, और ये सेल्फ़ लिमिटिंग कंडीशन है। और इसका मतलब ये होता है कि ये बढ़ती उम्र और वक्त के साथ साथ ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी।
इसके अलावा बच्चे की जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे बच्चे को उस शाम 5 बजे के बाद बच्चे को चाय, कॉफ़ी या इस तरह की दूसरी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, और शाम 6 से 7 बजे के बाद बच्चे की लिक्विड इंटेक बहुत कम कर देनी चाहिए। यानी कि बच्चे का फ्लूइड मैक्सिमम आप 2 से 3 आउंस तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा ना दें। अगर इससे ज़्यादा दे देंगे तो बच्चे में बेड वेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पेरेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए कि जब बच्चा बेड पे जा रहा हो, सोने के लिए जा रहा हो, तो उससे पहले उसको पेशाब कराना चाहिए, और जब बच्चा सो जाए तो इस दौरान भी बार बार उसको जगा के 2-3 बार रात में उसको जगा के उस पेशाब करवाया जा सकता है, ताकि वो बेड वेटिंग ना करे, बिस्तर पर पेशाब ना करे। ड्राई नाइट्स गुजारने की सूरत में बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सम टाइम ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, उन पर तनकीद करते हैं या जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और इससे मसले का कोई हल नहीं होता। इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ भी अगर बच्चे में बेड वेटिंग का प्रॉब्लम जारी रहे तो आखिरी जो एक ऑप्शन है उसमें यह है कि आप मेडिकेशन की तरफ जा सकते हैं, यानी दवाइयों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को मेडिसिन पे ना लाया जाए, क्योंकि जिस दौरान अगर आप 3 से 6 महीने तक मेडिसिन दें तो उससे वक्ती तौर पर तो ये प्रॉब्लम हल हो सकता है, लेकिन जो ही मेडिसिन बंद होंगी, दवाइयाँ बंद होंगी, तो बच्चा दोबारा बेड वेटिंग का शिकार हो सकता है। अलबत्ता ये किया जा सकता है कि अगर आप किसी के घर एज ए गेस्ट जा रहे हैं, मेहमान के तौर पे जा रहे हैं, और आपको ये ख़तरा है कि वहाँ पे आपका बच्चा बेड वेटिंग का शिकार हो सकता है, रात को बिस्तर पर पेशाब करने का ख़तरा है, तो ओकेजनली सम टाइम कभी कभार में ये मेडिसिन दी जा सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की इस वीडियो से आपको बेड वेटिंग के हवाले से कुछ मालूमात मिली होंगी। इसमें मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और कॉमन टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।